नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें कि हम डेली क्वेश्चन करते हैं विद इन डेप्थ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एज यू ऑल कैन सी कि आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, रीज़न कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ prison। एंड स्टेटमेंट 2 आपके सामने है कि इन इंडिया prisons are governed by the Prisons Act of 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जेल के बारे में पूछा गया है कि कथन ये कहता है कि भारत में दैन दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार के अंडर आता है, और दूसरा कि ये 1894 के जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम के द्वारा लिया गया है, जिसमें प्रांतीय सरकारों को जेल के विषय में स्पष्ट रूप से पूरा अधिकार दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, फिर यही आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक के बेस के ऊपर आया हुआ है, और उसके बिहाफ के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, एज यू ऑल नो। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट 1 में आपका क्या है? स्टेटमेंट 1 में आपसे प्रिजन्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से इसके ऊपर अधिकार जो है किसका है, मतलब प्रिजन्स बनाने का, प्रिजन्स को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 के बारे में पूछा गया है, ये क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। तो एज यू ऑल नो कि जब आप संविधान के अंदर जाएंगे, जब हम संविधान के अंदर जाते हैं तो संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें आती है। कौन कौन सी लिस्टें हैं ये 3 लिस्टें? पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट आती है आपकी। अब आप बोलेंगे कि ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और लिस्ट है क्या चीज़? देखो, जो कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के ऊपर 2 सरकारें आपके पास होती है, एक होती है केंद्र की सरकार, एक होती है आपके पास राज्य की सरकार, और नो। ठीक है। तो जो केंद्र की सरकार उसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और जो होती है स्टेट की सरकार, राज्य की सरकार, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो केवल जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार या जो जिसका नियंत्रण केवल यूनियन गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। ठीक है। ये एक आपका फेडरलिज्म का और यूनियनिज्म का एक मिक्स कॉम्बिनेशन आपको क्वाजी फेडरल का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। फिर आपको अगर स्टेट लिस्ट के अंदर भी आता है अधिकार है तो फेडरलिज्म आ जाता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है तो आपका क्वाजी फेडरल हो जाता है, कि दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है आप पूछेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कि ऐसे विषय होते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका अधिकार, जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर होता है, मतलब दोनों उसके ऊपर कानून बना सकती है अपनी अपनी इच्छा अनुसार। वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सारी सारी चीज़ें आ जाती है। एक और लिस्ट होती है जिसका जो रेजिड्यूरी लिस्ट कहलाती है। कौन सी लिस्ट होती है? रेजिड्यूरी लिस्ट होती है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, उसको रेजिड्यूरी में रखते हैं, बहुत कम वहाँ पे आपको क्षेत्र मिलेंगे। तो आपको पता लग गया कि लिस्टें क्या होती है। लिस्टें, जैसा मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या है, लिस्ट आपको मैंने बता दिया है कि लिस्ट है 3 लिस्टें। कौन कौन सी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है। देखो, यूनियन लिस्ट के अंदर आपके पास 98 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली 97, जिसमें कि डिफेंस, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, सेंट्रल स्टेट ट्रेड, सेंसस वगैरह सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। इनके ऊपर अधिकार, जैसे रक्षा का मंत्रालय, बैंकिंग वाला सारा एरिया यूनियन लिस्ट के पास आता है। यूनियन केवल स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है, परंतु जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें आते हैं 59 सब्जेक्ट, मेनली 66 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी। उसमें सोशल अरेंजमेंट, पुलिस जो आपका है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज और मार्केट। ठीक है। ये आपका किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रिजन्स की बात की है। ठीक है। किसकी बात की है? प्रिजन की बात मैंने यहाँ पे की है। तो प्रिजन आपका किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। स्टेटमेंट 1 हमारी यहाँ पर ठीक हो जाती है। अब हम बात करें थोड़ी आगे
फिर आगे चलते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी चीज़ के ऊपर भी आ सकता है ना इन फ्यूचर, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर 47 मेनली है, ठीक है। इसमें क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल अरेंजमेंट, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। मतलब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इनके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून राज्य सरकार कानून बना सकती है, और इसके ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्टें आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब आप चलते हैं हम आगे कि और क्या हुआ था। क्वेश्चन आप सब को बहुत कुछ आ सकता है कि जैसे एजुकेशन पूछ लिया तो कौन सी लिस्ट में आता है। अब देखो, जब हमारा भारत संविधान का जो संशोधन किया गया था, ठीक है जी, 1976 के अंदर जो 42nd आपका संविधान का संशोधन किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 5 सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। कहाँ से निकाल के, स्टेट लिस्ट से निकाले और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए थे। कौन से संविधान के कौन से उससे डाले गए थे, तो 1976 में 42वां संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में क्या डाले गए थे, कुछ सब्जेक्ट्स डाले गए थे, ठीक है जी। अब आप बोले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसा कि आप जानते हैं कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 360, एज यू ऑल नो, 368। अब आपको ये बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो आर्टिकल 360 आपने मेरे को बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है कि जिसमें हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके तहत 5 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, स्टेट लिस्ट से निकाल कर कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। कौन कौन से थे, पहला था एजुकेशन मतलब शिक्षा, दूसरा फॉरेस्ट, फिर मेजरमेंट एंड वेट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड, ये चीज़ें आपकी स्टेट लिस्ट से निकाल के इनके अधिकार कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। मतलब अब इनके ऊपर पहले केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी, लेकिन बाद में ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए। मतलब केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तब आपको आंसर लग चुका है पता कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रिजन्स, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, और लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 2 है ना, 3 लिस्टें हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है जी। तो स्टेट लिस्ट सेकंड लिस्ट है, और स्टेट लिस्ट में आती है कौन, क्या आती है स्टेट लिस्ट के अंदर, जो आपकी मैंने पहले अभी डिस्कस किया हमने, प्रिजन्स किसके अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है। और फिर जितनी की प्रिजन्स है वो क्या बोलते हैं, स्टेट उनके ऊपर कानून बना सकती है, उनके नियंत्रण में रहती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि 1894 का प्रिजन्स एक्ट के अंदर, तो ये भी ठीक है, क्योंकि यही जो है सारे रूल रेगुलेशन बताती है कि कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है प्रिजन्स, एज यू ऑल नो, ठीक है जी। तो इसके अंदर ही ये बताया गया, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाती है। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के लिए। कि 1894 के जो प्रिजन्स एक्ट था उसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया था, ठीक है जी। 1894 में हम भारत देश आज़ाद तो नहीं हुआ था, लेकिन कानून तो बन गए थे कि स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंसेस से उस टाइम के ऊपर प्रांत थे, तो उनको ही अधिकार होगा, जेलों के ऊपर सारे वो ही मैनेज करेंगे। तो उसके तहत ही अभी जो ये लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेकंड लिस्ट है, उसके अंदर ही क्या आता है, हमारा प्रिजन्स आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है जी। और प्रिजन्स एक्ट के बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रिजन्स एक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्या है क्या नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1 जुलाई 1894 से क्या हुआ था, आपका केम इनटू फोर्स, मतलब तब से लागू हुआ था, तब से इसके ऊपर इसने काम करना शुरू कर दिया था। फिर बहुत सारी चीज़ें बाद में हुई थी, तो इसके बारे में लिखा गया है। तो आपको पता लग गया है। अब आंसर हम करते हैं क्वेश्चन का। तो क्या आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, आंसर क्या हुआ भैया, क्वेश्चन आंसर हुआ ए, ठीक है जी। दोनों कथन सही है, और दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या है। तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और प्रिजन्स एक्ट के बारे में हमने जान लिया है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है। तो होप सो
तो फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, लाइक या डिसलाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।